हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम जीएस टेस्ट सीरीज़ में पहला टेस्ट सॉल्व करेंगे और इसमें हम एंशियंट हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस को लेके आए हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? आंसर होगा ए, पकी ईंट से बनी इमारत, क्योंकि प्रथम असली मेहराब होगा नहीं, पूजा स्थल या मंदिर वहाँ होते नहीं थे, साथ ही कला और वस्तु वहाँ पे नहीं होते थे। इसका उत्तर पकी ईंट से बनी इमारतें हो जाएगा, क्योंकि मोहनजोदड़ो के टाइम पे वहाँ पे पकी ईंटों के दुर्ग मिले हैं और हड़प्पा से बड़े भवन, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो से बड़े भवन भी मिले हैं। इसके साथ ही वहाँ पे विकसित नगर निर्माण, ये सारी चीज़ें, नगरीय सभ्यता थी। सड़कें जो थीं वो एक दूसरे को समकोण पे काटती थीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए हमारा आंसर ए हो जाएगा। इसके साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेगास्थनीज किसका दूत था? ठीक है, मेगास्थनीज वॉज द एम्बेसडर ऑफ, किसका दूत था? इसका उत्तर होगा सेलुकस था, सेलुकस का, ए ऑप्शन। सेलुकस मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। यह एक संधि के तहत आया था जिसे सेलुकस ने भेजा था और कई सालों तक ये चंद्रगुप्त के दरबार में भी रहा था। इनकी पुस्तक है इंडिका। ठीक है, मेगास्थनीज की एक पुस्तक है इंडिका, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो इसका आंसर है बी, ऑप्शन बी, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर। यह एक संस्कृत का ग्रंथ है। कौटिल्य ने इसे लिखा था, जिनका चाणक्य नाम भी था, साथ ही विष्णुगुप्त के नाम से भी इन्हें जानते थे, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। साथ ही इन्होंने प्रशासकीय उपयोग के लिए इस ग्रंथ की रचना की थी, जहाँ पे समसामयिक राजनीति, अर्थनीति, विधि, समाज नीति, ये सारी चीज़ों पर ये प्रकाश डालते हैं। इनकी पुस्तक प्रकाश डालती है। तो मोस्ट जो हमारा अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा वो शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास हो जाएगा। अगला प्रश्न, त्रिपिटक धार्मिक पुस्तक है। त्रिपिटक धार्मिक पुस्तक है। त्रिपिटक का मतलब होता है तीन पिटक, और ये पाली भाषा में है। इसमें सभी बौद्ध संप्रदाय इसे मानते हैं, सभी बौद्ध संप्रदाय इसे मानते हैं। यह बौद्ध से जुड़ी धार्मिक पुस्तक है। ठीक है, जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रहण है। अगला प्रश्न, अशोक के धम्म का मूल उद्देश्य क्या है? अशोक के धम्म का मूल उद्देश्य क्या है? द सेंट्रल पॉइंट इन अशोकास धम्मा इज। इसका आंसर ई होगा, क्योंकि कई सारे फैक्ट हैं जो इसमें समाहित हैं, जिसमें इसका उद्देश्य था सामाजिक उत्तरदायित्व। जो सामाजिक उत्तरदायित्व है, इसकी एक वृत्ति के रूप में था, जो ऐसी मानसिक वृत्ति का निर्माण करे जहाँ सामाजिक उत्तरदायित्वों को समाज की क्रियाकलापों में मानवीय भावना का संचार करने के लिए आग्रह करें। ऐसा क्रियाकलाप जिसमें समाज के क्रियाकलापों में मानवीय भावना का संचार करने के लिए आग्रह किया जाए, जहाँ पे राजा के प्रति वफादारी, शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता, सारी चीज़ें समाहित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है।
तो इसमें आंसर डी हो जाएगा। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में मौर्य समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया जाता था। पहला बुद्धिमान, बुद्धिमान पुरुष जिसमें ब्राह्मण आते थे। दूसरा किसान, तीसरा चरवाहे, चौथा कारीगर, पांचवा सैनिक, छठा सेना और सातवां सरकारी अधिकारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप चाहें तो इन्हें पॉइंट वाइज शॉर्ट में नोट भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न, चीनी तीर्थयात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? या प्रसिद्ध चीनी तीर्थयात्री फाहियान ने किसके शासनकाल के दौरान भारत में दौरा किया? बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। इसका उत्तर बी होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में या शासनकाल में चीनी तीर्थयात्री फाहियान ने भारत का दौरा किया था। ये एक चीनी बौद्ध भिक्षु यात्री भी था, लेखक भी था तथा अनुवादक भी था। इन्होंने भारत, श्रीलंका, नेपाल में जो स्थित गौतम बुद्ध के जन्म स्थान कपिलवस्तु की यात्रा की। इन्होंने इन सारे स्थानों में भी यात्रा की, जिनका लक्ष्य क्या था? यहाँ से बौद्ध ग्रंथ एकत्रित करके उन्हें चीन ले जाना। इन्होंने फाहियान ने लगभग 65 वर्ष की उम्र में 399 ईस्वी में चीन से प्रस्थान किया। साथ ही मध्य एशिया होते होते ये 402 ईस्वी में उत्तर भारत आए। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इनके बारे में। ये उद्यान, गांधार, तक्षशिला, उच्च, मथुरा, वाराणसी, गया आदि का इन्होंने परिदर्शन किया। साथ में ये 3 साल पाटलिपुत्र में भी इन्होंने अध्ययन किया। उसके बाद 2 वर्ष ताम्रलिप्ति में भी रहे। ये ताम्रलिप्ति को लेके प्रश्न भी बनते हैं, ध्यान रखिएगा। बिहार पीसीएस ने पूछा था 65th में। और इसके बाद ये सिंघल की यात्रा इन्होंने की, जहाँ पे ये एक भयंकर तूफान में फंस गए थे। फिर वहाँ पे इन्होंने 2 साल बिताए। इसके बाद ये यवद्वीप यानी कि जावा रवाना हुए। फिर वहाँ से ये सातुंग प्रायद्वीप पहुँचे। ठीक है, और कुछ ग्रंथों के अनुवाद किए इन्होंने, जैसे परिनिर्वाण सूत्र और महासंगिका विनय, इनका चीनी अनुवाद किया आदि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? काफी बार आया हुआ प्रश्न है। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? आंसर ए, ग्राम पंचायत के लिए। दक्षिण भारत में प्राचीन भारत का एक राजवंश था जिसने 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच हिंदू साम्राज्य का निर्माण किया। मुख्य राजा और शासक विजयालय चोल था, जिन्होंने उरैयूर प्रदेश का शासक था, जो उरैयूर प्रदेश का शासक था। ठीक है, ये पल्लवों के एक सामंती सरदार थे। और कौन थे ये? शैव थे। ठीक है, और अधिकांश मूर्तियों का निर्माण भी इन्हीं के समय में हुआ था, चोल काल में। ठीक है, नटराज की मूर्ति जो सबसे ज़्यादा सुंदर मूर्ति है, सर्वाधिक शिव की मूर्ति है, जो इसके बारे में सबने सुना होगा। चोल साम्राज्य में स्थानीय स्वशासन एक प्रमुख विशेषता थी। ग्राम स्वशासन की जो पूर्ण इकाई थे वो कौन थे? ग्राम ही थे। स्वशासन की जो पूर्ण इकाई थे वो ग्राम ही थे। साथ में ग्राम का प्रशासन ग्रामवासी स्वयं करते थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार को क्या कहते थे? आसान सा क्वेश्चन है। तो हम दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार को
गोपुरम कहते थे। गोपुरम का मतलब क्या होता है? प्रवेश द्वार, प्रवेश द्वार, जो स्फटिक से निर्मित होते थे। साथ ही होते थे क्या, अभी भी है, यह द्रविड़ शैली में निर्मित होते हैं और ये मंदिर बहुमंजिला होते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप इसका चित्र भी देख लीजिए। जब हम मंदिर निर्माण शैली को पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे हम इसे कवर करेंगे। अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष पाए गए हैं। प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष पाए गए हैं। आसान सा सवाल है। हम्पी में, हम्पी वर्तमान में कर्नाटक में है, जिसे विश्व विरासत स्थल का दर्जा प्राप्त है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? 1336 ईस्वी में संगम राजवंश के दो भाई हरिहर एवं बुक्का ने की थी। ये साम्राज्य मध्यकालीन साम्राज्य था, जिसके राजाओं ने लगभग 310 वर्षों तक राज किया। वास्तविक नाम कर्नाटक साम्राज्य था, जो कृष्णा नदी एवं तुंगभद्रा के क्षेत्र में पनपा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो सबको पता होगा, बनावली से हल के खिलौने या हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। बनावली कहाँ लोकेटेड है? तो हरियाणा में लोकेटेड है। और इसकी खोज किसने की? तो RS वेस्ट ने की। धौलावीरा की बात करें तो ये चौकोर एवं आयताकार पत्थरों से निर्मित ऐसा स्थान है जो प्राप्त हुआ था। साथ में व्यापार का ये मुख्य केंद्र था। हम धौलावीरा के बारे में बात कर रहे हैं, जो गुजरात के कच्छ में स्थित था। इसको RS वेस्ट ने इसका उत्खनन किया। इसके पहले JP जोशी ने, जगतपति जोशी ने भी इस पे काम किया। तो दोनों का नाम आए तो दोनों ही कर दीजिएगा। साथ ही हम अगर देखें धौलावीरा में, तो यहाँ पक्की गटर व्यवस्था भी थी। गटर का मतलब नाली से। साथ ही पानी की अद्भुत व्यवस्था थी यहाँ, ठीक है। और यहाँ एक साइन बोर्ड भी मिला है। यहाँ पे लगभग 20,000 लोगों की जनसंख्या रही होगी। और इसकी विशेषता दुर्भेद्य प्राचीर, ये सारी चीज़ें थीं। बात करें कालीबंगा की, तो यह राजस्थान के हनुमानगढ़ में है और अमलानंद घोष ने इसकी खोज की। लोथल की बात करें, ये गुजरात में है। प्राचीनतम गोदी भी है ये, ठीक है। और भी इसकी विशेषताएं हैं, हम आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न, हमारा 12वां क्वेश्चन है, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। तो दोस्तों यहाँ पे हम ई ऑप्शन के साथ चलेंगे, क्योंकि कलिंग नरेश खारवेल पहले तो वो महामेघवाहन वंश के वंशज थे। दूसरा, उनका उदय चेदी वंश में हुआ था। और अगर हम कलिंग नरेश खारवेल के बारे में बात करें, तो हाथी गुम्फा में चट्टान पर खुदी हुई 17 पंक्तियों वाला प्रसिद्ध शिलालेख, जिसमें इन्हीं का उल्लेख हुआ है। और ये ओडिशा के भुवनेश्वर के निकट उदयगिरी पहाड़ियों में है। और ये एक जैन धर्मानुयायी थे, ध्यान रखिएगा। खारवेल जैन धर्मानुयायी थे। बात अगर करें सातवाहन की, तो ये प्राचीन भारत का राजवंश था। दक्षिण भारत में 230 ईसा पूर्व से दूसरी सदी तक इन्होंने राज किया। यह मौर्य वंश के बाद अधिक शक्तिशाली हो गए थे। और शीशे के सिक्कों का अगर देखें, शीशे का सिक्का किसने चलाया पहली बार? तो सातवाहनों ने ही चलाया। और इनकी राजधानी क्या थी सातवाहनों की? तो राजधानी प्रतिष्ठान, साथ में अमरावती भी देख लीजिएगा, ठीक है। और सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? तो सिमुक ने की थी। सिमुक, ये प्रश्न आते रहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं।
हमारा 13वां प्रश्न है, चीनी यात्री सुंग युंग ने भारत की यात्रा की थी, कब की थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा 515 ईस्वी से 520 ईस्वी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता था? तो दोस्तों इसमें अपरहत भूमि का मतलब होता है ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं हो, साथ ही जंगली भूमि हो। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन के साथ चलेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, उदंतीपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? उदंतीपुर शिक्षा केंद्र ए ऑप्शन बिहार में अवस्थित था, जिसकी स्थापना प्रथम पाल नरेश गोपाल ने की थी, जिसे 7वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था। नालंदा से 6 मील की दूरी पर ये स्थित है। ठीक है, इसका उत्खनन शायद नहीं हो पाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो आर.डी. बनर्जी, के.एन. दीक्षित, एम.एस. वत्स, ये सभी संबंधित थे, किंतु वी.ए. स्मिथ नहीं रिलेटेड थे इससे। तो आंसर डी हो जाएगा, वी.ए. स्मिथ इससे रिलेटेड नहीं थे। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? दोस्तों गौतम बुद्ध के बारे में सारी जानकारी हम ब्रीफ में ले लेंगे। अभी यहाँ पे हम इस प्रश्न को जल्दी से टैकल करते हैं क्योंकि टाइम बहुत जा रहा है। इसका आंसर सारनाथ हो जाएगा, जो यूपी में है, वाराणसी के पास। ठीक है, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन का नाम दिया गया। पहले उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन का नाम दिया गया। अच्छा, सारनाथ की अगर बात करें तो यहाँ पे एक धामेक स्तूप है। कई बार प्रश्न आते हैं जिसमें हम मिलान करने को आता है, तो यदि हमें याद है कि सारनाथ में धामेक स्तूप है, इसी प्रकार से और 3 स्तूप आएंगे जिन्हें हम 1 से 2 अगर जानते हैं तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो सारनाथ में पहला तो धामेक स्तूप, दूसरा चीनी मंदिर, तीसरा नवीन विहार, चौथा भगवान बुद्ध का मंदिर, पांचवा अशोक का चतुर्मुख सिंह स्तंभ, मूलंगद कुटी, ठीक है, आदि मिलते हैं। प्रश्न देखते हैं अगला, इंडिका का लेखक कौन था? आसान सा प्रश्न है जिसके बारे में हमने पहले भी बात करी थी। तो इंडिका जिसकी पुस्तक है वो है मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आसान सा क्वेश्चन है। ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। ये चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे। ठीक है, इनके पिता चंद्रगुप्त प्रथम थे, माँ कुमार देवी। साथ ही इतिहासकार जो हैं वी.ए. स्मिथ, इन्होंने ही इन्हें भारत का नेपोलियन की कह के संबोधित किया था। ठीक है, उन्होंने कविराज की उपाधि ली थी। किनने? समुद्रगुप्त ने कविराज की उपाधि ली थी। कई बार उपाधियों से बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। साथ ही इनका जो अभिलेख है प्रयाग प्रशस्ति, जो इनके दरबारी कवि हरिशेन द्वारा रचा गया था, प्रयाग प्रशस्ति, जहाँ पे इनके शौर्य और इनकी जो उपाधियाँ हैं उनके बारे में बात की गई है। प्रयाग प्रशस्ति कहाँ पे है? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में कहाँ पे? तो इलाहाबाद में गंगा यमुना के तट पर स्थित एक किला है जहाँ पे एक स्तंभ है, वहाँ पे है।
ठीक है। और गुप्त साम्राज्य के संवर्धन एवं विस्तार का कार्य समुद्रगुप्त ने ही किया। गुप्त साम्राज्य के संवर्धन एवं विस्तार का कार्य समुद्रगुप्त ने ही किया। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न थोड़ा सा ब्लर हो गया है, आप लोग देख लीजिएगा। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? इसका उत्तर हो जाएगा हेनसांग। हेनसांग जिन्होंने नालंदा में शिक्षा भी ग्रहण की थी और ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। ठीक है। हर्षवर्धन के बारे में बात करें तो 606 में ये गद्दी पे बैठे और प्राचीन भारत का ये एक राजा था। ठीक है। उत्तरी भारत में इन्होंने अपना एक सुदृढ़ साम्राज्य स्थापित किया था। ठीक है। और इनको हम अंतिम हिंदू सम्राट भी कहते हैं, ऐसा एक प्रश्न भी आता है। ठीक है। शशांक की मृत्यु के बाद ये बंगाल को भी इन्होंने जीता। ठीक है। और इनके पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था, साथ ही ये हिंदू और बौद्ध धर्म के थे। ठीक है। इन्होंने हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों को इन्होंने अपना समर्थन दिया। ये थानेश्वर एवं कन्नौज को इन्होंने एकीकृत किया था। ठीक है। और देवगुप्त से इन्होंने मालवा को छीना था। मालवा से देवगुप्त से मालवा को किसने छीना था? तो हर्षवर्धन ने छीना था। दक्षिण पर इन्होंने अभियान किया और दक्षिण के अभियान करते वक्त ही आंध्र के राजा पुलकेशिन द्वितीय ने इनको नर्मदा नदी के तट पे हराया था। ठीक है। हर्षवर्धन प्रति 5वें वर्ष अपना सर्वस्व जो भी इनका था वो दान करते थे। तो इसके उपलक्ष्य में ये बड़े धार्मिक समारोह करते थे। ठीक है। तो इनके कन्नौज एवं प्रयास के समारोह में हेनसांग भी उपस्थित था। अच्छा, इनका जो बाण भट्ट थे इनके दरबारी कवि, उन्होंने इनके बारे में बताया है, जिसमें इनकी नाटिकाएं जैसे नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका जो संस्कृत साहित्य है के बारे में वर्णन किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? आसान सा सवाल है। कुमारगुप्त, ऑप्शन बी। नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का महत्वपूर्ण विख्यात केंद्र था, जहाँ पे महायान बौद्ध धर्म के इस शिक्षा केंद्र में बौद्ध धर्म एवं अन्य धर्मों के साथ ही अनेक देशों के छात्र पढ़ने आते थे। ठीक है। अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा खोजे गए इस महान बौद्ध विश्वविद्यालय के भग्नावशेष इसके प्राचीन वैभव का बहुत कुछ अंदाजा लगाते हैं। ठीक है। और इसकी स्थापना बता ही दिया, कुमारगुप्त द्वारा हुई थी 450 से 470 के बीच। इस विश्वविद्यालय के लिए लगभग सभी शासकों का योगदान रहा है। ठीक है। जिसमें हर्षवर्धन एवं पाल शासकों ने भी अपना योगदान दिया और संरक्षण दिया। ठीक है। अतः इसके अवसान के अगर बारे में बात करें तो 13वीं सदी तक इसका यूनिवर्सिटी का अवसान हो चुका था, जिसके कई कारण थे। पहला तो तुर्कों के आक्रमण के कारण, दूसरा तीर्थक थे, साथ ही भिक्षु थे, ये आपस में झगड़ा भी करते रहते थे। साथ ही मिहिर कुल द्वारा किया गया आघात, जिसमें सबसे आखिर में लगभग 1199 के आसपास एक तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी, जिसने इस विश्वविद्यालय को पूर्णतया जलाकर नष्ट कर दिया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता निम्न में से किस युग में पड़ता है? इसका आंसर डी, प्रागैतिहासिक काल। सही आंसर इसका आदि ऐतिहासिक हो जाएगा, लेकिन इसमें वो ऑप्शन दिया नहीं है
जहाँ पे हम इसके जो भी अभिलेख या कोई भी चीज़ें मिली हैं जिनको हम पढ़ नहीं सकते, तो ऐसे पार्ट्स को हम आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 800 से 600 ईसा पूर्व का समय जाना जाता है। तो इस टाइम पीरियड को अगर देखें, यहाँ पे ब्राह्मण काल चल रहा था। दोस्तों बिहार पीसीएस के लिए बहुत उपयोगी है। इसके अलावा और भी परीक्षाओं के लिए इसको हम पढ़ सकते हैं। आप लोग लगातार सीरीज़ देखते रहिए। इसके साथ में जो स्पेशल वीडियोस आएंगे स्टेट स्पेशल के, जिसमें हम यूपी स्पेशल भी देखते हैं, साथ में बिहार स्पेशल तो हम देख ही रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोगज कुई का महत्व इसलिए है कि, दोस्तों बोगज कुई के बारे में बात करें, बोगज कुई के बारे में, तो ये मध्य एशिया में स्थित था ये स्थान, ठीक है, जिसमें हमारे भारत के 4 देवता, जिसमें इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य के नाम थे। अतः इस क्वेश्चन को देखें तो इसका महत्व इसलिए है क्योंकि वहाँ जो अभिलेख मिले हैं वहाँ से वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिला है। कौन से वैदिक देवी एवं देवता? अपने इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य आदि के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? आसान सा सवाल है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है, ठीक है। इसके रचयिता कौन है? तो विश्वामित्र इसके रचयिता हैं। साथ ही यह ऋग्वेद के किस मंडल से है? तो तीसरे मंडल से है, ठीक है, जिसमें 62 सूक्त हैं, 62 सूक्तास, जो इंद्र देव और अग्निदेव को समर्पित है। ठीक है दोस्तों, तो आज की सीरीज़ हमारी आज यहीं पे कवर होती है। हम इसकी दूसरी सीरीज़ साथ में बिहार स्पेशल के टेस्ट को लेके जल्दी मिलेंगे आपसे। तब तक आप सीरीज़ देखते रहिए और इसके महत्वपूर्ण जो भी पॉइंट्स हैं उन्हें आप अपनी नोटबुक में भी नोट करते रहिए। साथ ही आप बिहार स्पेशल के लिए बिहार की बुक जो भी है मैगजीन आपके पास में, इम्तियाज़ अहमद जो विकल्पी के रूप में है, साथ में विवास की मैगजीन, वो भी बहुत अच्छी है, पढ़ते रहिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।